हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी और मैं हूं आपका आर के सर। स्वागत है बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में। तो यहाँ पे हेडिंग आप देख रहे हो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो ये क्या है? ये यूनिट का नाम है, यूनिट नंबर 1 का, जिसमें 4 चैप्टर्स आपके हैं। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ये चारों चैप्टर इसी सेक्शन में आते हैं, यूनिट 1 कहते हैं इसको। मैं एक बात बता दूं कि द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी से अब इसके 2 सेक्शंस निकाल दिए गए। एक है व्हाट इज लिविंग और दूसरा है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो ये दोनों सेक्शन एनसीईआरटी में क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है, 11-12 के सिलेबस में नहीं। जब 12 एग्जाम देते हैं बच्चे तो उसमें 11 का सेक्शन तो होता ही नहीं है, लेकिन 11-12 के जो बुक्स हैं उसमें ये चैप्टर है पहला नंबर, जो लिविंग वर्ल्ड, उसमें 2 सेक्शंस निकाल दिए हैं। अब सवाल ये उठती है कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है कि नहीं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि हम एनटीए के द्वारा दिया हुआ सिलेबस देखेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज लिविंग अभी भी पूछ रहे हैं, वो मैंने है उनके सिलेबस में। हाँ, टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है सेक्शन हट गया है आपके न्यू बुक्स से, जो रिड्यूस सिलेबस वाले बुक्स छपे हैं। जिनके पास पुराने बुक्स हैं उनके पास तो दोनों सेक्शंस होंगे। उसमें आप जो है एनटीए जो डिमांड करता है उसको रखिए, जो नहीं डिमांड कर रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो हम भी व्हाट इज लिविंग पढ़ाएंगे, लेकिन क्या नहीं पढ़ाएंगे? टैक्सोनॉमिकल जो एड्स हैं उसको हम नहीं पढ़ाएंगे। एक और बात इस चैप्टर को शुरू करने के पहले मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, चैप्टर बहुत ही सरल और छोटा चैप्टर है, छोटा में और छोटा किया गया है। तो आप सोचेंगे कि इसको क्या बहुत डिटेल में पढ़ना या बहुत ज़्यादा टाइम देकर पढ़ना जरूरी है। मैंने कहा है कि हर क्वेश्चन का वैल्यूएशन सेम होता है। इवैल्यूएट एनटीए सबको बराबर करता है। तो इसका मतलब आपको क्या लगा कि आपको लेकिन सारे के सारे चैप्टर्स एक ही इम्पोर्टेंस से पढ़ने हैं। अब ये बात सवाल उठती है कि जो छोटा चैप्टर उसमें आप क्या इम्पोर्टेंस देंगे। तो देखिए, एनटीए मैंने कहा है कि एनसीईआरटी के बुक्स को अपना कुरान समझिए या गीता समझिए या बाइबल समझता है। जो कुछ देगा वो वहीं से देगा, नीट के नज़रिए से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब वो कहाँ से देगा ये बड़ी बात नहीं है, वो कहीं से भी दे सकता है। सोचना है, देखिए पिछले जो नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, कहाँ से आया था जानते? फिजिक्स के एटम जो चैप्टर है, एटम के चैप्टर में जो क्लास 12 का है, उसके समरी से लाइन उठाकर क्वेश्चन में दिया था, जो 4 नंबर का था। और उसमें भी एक ऐसा बात आ गया कि पिछले मतलब जो प्रीवियस बुक, जो ओल्ड बुक्स थे, उसमें समरी में कुछ और लिखा हुआ था। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिजिक्स का तो अभी है नहीं क्लास, इसलिए मैं वो समझाने के लिए कितना इंपॉर्टेंस है एक एक लाइन जो एनसीईआरटी के बुक्स में होते हैं। और इस बार न्यूज़ जो बुक छपे हैं उसमें वो लाइन चेंज कर दिया गया है, 2 आंसर्स एक तरह से हो जाते हैं। तो पहले तो एनटीए ने जब ये चैलेंज किया गया तो सबको सही नंबर दे दिया और 61 बच्चों को उसने 720 मार्क्स दिए। लेकिन बाद में जब विरोध हुआ और कोर्ट में गई बात, तो फिर इसको आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर ने कहा कि नए वाला जो बुक है उसका ही आंसर मान्य होगा, पुराने वाले का नहीं होगा। इससे चलते क्या हुआ, जो बच्चे पुराने वाले सिलेबस बुक से पढ़े हुए थे उनका 4 मार्क्स कट गया और 61 से 17 पर आ गया संख्या, 720 मार्क्स वाले पाने वाले बच्चों का। तो इसका इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है। मैं इस चैप्टर को पढ़ाते समय ये भी वो बात को आगे बढ़ाऊंगा और समझाऊंगा कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप किसी चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं, उसके एक पॉइंट को नहीं छोड़ सकते, एक लाइन को नहीं छोड़ सकते। इसी से हो सकता है मेरे तरीके को आप लोग बोरिंग तरीका कह सकते हैं, जिसमें कि कोई गिमिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। मैं सिंपल जैसे होना चाहिए चैप्टर्स वैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन वही तरीका है जो आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। तो इसलिए संयम से आपको पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा। अब जो बच्चे सोचते नहीं हमको शॉर्टकट पढ़ना है, तो 1 शॉट आपके लिए है। 1 शॉट्स मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं रेगुलर क्लासेस, मैंने कहा कोचिंग सेंटर्स में जो पढ़ाई होती है
वो मैं करवाऊंगा। और इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ सेक्शन। तो क्या देखते हैं हम लोग कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है, एक एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है। तो पहले नंबर हम समझेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। तो बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ क्या? लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स, ये कहीं से मैं नहीं लिख रहा हूं, ये एंड लिविंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट लाइन में लिखा मेरा आपके लिए। तो कितना इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको बायोलॉजी क्या है आपको जानना है। अब लिविंग वर्ल्ड जो होता है वो किससे कंप्राइज है? तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है। ऑर्गेनिजम्स मतलब कुछ भी ले लीजिए आप, बैक्टीरिया जो नहीं देख पाते हो आपके शरीर पर भरा हुआ है, मिलियंस है। और एक अर्थवर्म देख रहे हैं, एक लायन देख रहे हैं, यहाँ तक कि आप इंसान को खुद देख रहे हैं। ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, केवल एनिमल्स की बात नहीं कह सकते। पेड़ आप देखते हो, फंगाई देखते हो, ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैं। लगभग हम लोग अभी तक डाइवर्सिटी में देखा है कि 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है, मिलियन हम लोग स्पीशीज अभी तक पता लगा चुके हैं, जो कि क्या है आपके अर्थ पर डाइवर्सिटीज के हिसाब से। ये रिकॉर्डेड डेटा है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है। अभी भी मिलियंस ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में पता नहीं है हमें, हमको पता लगाना है। तो ये जस्ट एक आंकड़ा है जो कि हम लोग रिकॉर्ड कर पाए हैं। जंगलों में जाइए, अमेजन के जंगल में जाइए, यहाँ की अभी हजारों ऐसे स्पीसीज, ऐसे जानवर हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे पेड़ हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं है। मैं एक चीज़ बता दूं कि जो सेलुलर फॉर्म वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं की बात यहाँ पे की जा रही है, माने जिनका सेल फॉर्मेशन होता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सेमी कह सकते हैं कि लिविंग है। सेमी लिविंग क्या होता है उसके बारे में मैं डिटेल्स जाऊंगा, लेकिन अभी जस्ट नाम बताता हूँ। वायरस जैसे है, उसको हम ऑर्गेनिज्म से नहीं गिनते हैं, कोई किंगडम में नहीं उसको डालते हैं। तो इसलिए क्यों नहीं डालते हैं उस, जब हम वायरस वाला सेक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उस समय बताएंगे आपको डिटेल्स क्यों उसको हम लोग ऑर्गेनिजम्स के सेक्शन में, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेक्शन में क्यों नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि देखिए इनएनिमेट मैटर होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। इनएनिमेट क्या है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो ये हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में। इनएनिमेट किस लिए पढ़ेंगे? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? उन इनएनिमेट सिस्टम में ही रहते हैं। इनएनिमेट सिस्टम मतलब हो गया पानी हो गया आपका, मैंने जल हो गया, वाटर, लैंड हो गया, एयर हो गया, ये सारे के सारे क्या है? पत्थर, मूर्ति कोई देखते हो आप, ये सारे के सारे इनएनिमेट हैं। यहाँ तक कि इंसान पहले जो है ये उनको एक ये लगता था, सेंस ऑफ ऑ लगता था या डर लगता था इन इनएनिमेट चीज को देखकर। जैसे बहुत तेज हवा बह रही है तो, या समुद्र का गर्जन सुनते हैं, या आग का गोला देखते थे तो लोग डर जाते थे, या विशाल का पेड़ देखते थे, मान लीजिए बरगद का पेड़, लोग कहते हैं कि उसमें ब्रह्म पिचास होता है। असल में क्या होता है कि रात को लोग जब सोते हैं बरगद के पेड़ के नीचे, तो रात के समय तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगी? पेड़ ऑक्सीजन देगा नहीं। पेड़ जब ऑक्सीजन नहीं देगा तो आप सांस कैसे लोगे? और उतना विशाल का एक पेड़ अगर ऑक्सीजन नहीं देता है लेकिन रेस्पिरेशन कर रहा है, तो आसपास के वायु से वो क्या करता है? ऑक्सीजन खुद ले लेता है। और जब वो खुद लेता है तो आपके लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। जब आपके लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी तो आपको घुटन महसूस होगी। तो घुटन महसूस लगे कोई आपका गला दाब रहा है, अगर आप नींद में हो तो ऐसा ही महसूस होगा कि किसी ने गला दाबा। तो पिशाच शब्द का मतलब क्या होता है? कोई
मतलब कहना कि कोई डरावना चीज़ जो कि मुझे मारना चाहे, तो लोग उसको उस तरह समझ लिए कि इसमें ब्रह्म पिशाच रहता है और जो भी बरगद के पेड़ के नीचे सोएगा उसको गला दाब कर मार देगा, इसलिए बरगद के पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। दिन में सोते हैं लोग लेकिन रात को नहीं सोते। तो ये एक क्या है, डर है किसका, बरगद के पेड़ का। और बरगद के पेड़ को एक चीज़ मैं बता दूं, मैं बता इनएनिमेट की बात कर रहा था, वहाँ पे तो जल है, वायु है, मतलब आग है, सब कुछ है। बरगद का पेड़ ये इनएनिमेट नहीं है, एनिमेट ही है, क्योंकि वो भी लिविंग स्पीसीज में ही आता है। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा था, पहले के लोग जो अभी विज्ञान क्या होता है, जब लॉजिकली आप चीज़ को सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं और तब उसका ये करते हैं, एक नियम बनाते हैं, तो उसको हम विज्ञान कहते हैं, यानी साइंस कहते हैं। तो जब तक लोग उस जगत नहीं पहुँचे थे, उस अवस्था तक नहीं पहुँचे थे, तब तो जो कुछ देखते जो कि उनके लिए अजूबा होता था, या फिर कह सकते हैं कि जिनसे उनको डर लगता था, उसको वो क्या करते थे, पूजा करना शुरू कर, डेइफाई करना शुरू कर देते थे, डेइफाई करना शुरू कर देते थे, डेइफाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डेइफाई का मतलब होता है डेटी। डेटी नाम सुने हो आपने, डेटी, डेटी, डेटी माने क्या होता है, कोई देवी या देवता। तो देवी या देवता मानने लगते थे। तो देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो कि आप, मैं चैलेंज करता हूँ कि आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर डाइवर्सिटी। ये चैप्टर भी नहीं है, ये एक्चुअली डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है, मैं वो पढ़ा रहा हूँ, यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन। और उसमें ये सारी बातें लिखे जो कि आप नहीं पढ़े हो। यहाँ से क्यों नहीं क्वेश्चन आ सकता है, क्यों एनटीए कहेगा नहीं यहाँ से मैं नहीं दूंगा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का पार्ट है। तो पहले ये सारे के सारे पॉइंट्स देखने की बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक है एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक माने क्या होता है। देखिए ये मैं कह रहा हूँ, ये जब शुरू के सोसाइटीज जो थे, जब हम लोग जंगल में रहते थे, धीरे धीरे हमने देखा कि जंगल दूसरे जानवरों की तरह रहने में बहुत असुविधा हो रही है, तो हमने ग्रुप बनाना शुरू किया। फिर हम देखे कि ग्रुप तो बना लिए, सुरक्षा तो प्रदान, लेकिन खाने के लिए हमेशा हमको शिकार करनी पड़ती है, जाके इकट्ठा करना पड़ता है सब फल या जो भी है। तो किसी ने फिर ये सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि कुछ ला कर रख देते हैं, कुछ दिन चलेगा। फिर स्टोर करना शुरू किया। फिर उसने देखा बीज गिर जाता है, तो वहाँ से बीज से फिर एक नया पौधा बन रहा है, तो उसने फिर खेती शुरू कर दी। और धीरे धीरे सोसाइटी के बनने लगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनने लगे। उस समय की बात जो है, तब एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू था इंसान का, कि इंसान के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है, पूरे जीवों के बारे में नहीं सोचना है, इंसान के बारे में सोचना है। और इंसान के बारे में सोचने के लिए क्यों सोच रहे थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि बाकी जो हमारे आसपास के हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो उनसे बचना चाहते थे, उनसे डरते थे, उनसे कॉम्पीट करते थे। उनको नहीं समझते थे कि वो भी हमको कहीं ना कहीं मदद करते हैं। तो अल्टीमेटली जब हम विकास किए, तो विकास करने के बाद पता चला कि नहीं, ये केवल सिस्टम नहीं है, व्यू माने सोच का कि विकास होना चाहिए इंसान का, बाकी जीवों का नहीं होना चाहिए। जब ये बात आया तो हमने ये टैक्सोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया, जिसमें क्या किया, हर चीज़ को सिस्टमैटिक और मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन हमने शुरू किया लाइफ फॉर्म्स का। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानना शुरू कर दिए कि हर चीज़ का कोई ना कोई हमारे साथ में लिंक होगा, हमारे इन्वायरमेंट के साथ में लिंक होगा। वो हमारे संग में इंटरेक्ट करता है, या तो कॉम्पीट करता है या हेल्प करता है, मैंने कहा कॉम्पिटिशन में जाता है या कोऑपरेशन में जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, तो कौन से चीज़ हमारे लिए अच्छे हैं। अब मान लीजिए हम सोचते हैं सब जीव हमारे लिए बुरे हैं, तो आप अनाज खाते हो तो अनाज का पेड़ तो आपको हेल्प करता है। आप अभी गाड़ी बन गई है, पहले तो घोड़सवारी आप करते तो घोड़ा आपको हेल्प करता था, गाय आपको दूध देती है, तो सारे के सारे तो कंपटीशन में नहीं है आपसे, आपको तो हेल्प भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा,
कि हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप भी देखना शुरू किया इस संदर्भ में बाद में। कैसे? मान लीजिए एक फादर है, मदर है, ठीक है, दोनों क्या है? ह्यूमन बींग्स हैं। दोनों क्या है? ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स है तो इनके, अब समझ लीजिए, इनके 3 बच्चे हुए। एक लड़की यहाँ पे बड़ी वाली लड़की हो गई, दूसरा वाला एक बॉय हुआ, और तीसरी वाली भी लड़की हो गई। अब देखिए इनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। रिलेट करने का 2 तरीका है। एक है कि भाई बहन में रिलेशन देखिए, या बहन बहन में रिलेशन देखिए, या इस भाई और इस बहन में रिलेशन देखिए। तो इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव हो गया, हॉरिजॉन्टल इसका रिलेशन हम देख रहे हैं। तो देखेंगे कि चूंकि दोनों ही, तीनों ही जो है एक ही माँ बाप, इन्हीं दोनों से बने हुए हैं, इन्हीं दोनों से बने हुए हैं, इन्हीं दोनों से बने हुए हैं, तो इनका, इस फादर का भी जीन और मदर का भी जीन तीनों में आया है। तो समानता इनमें होगी, भाई बहनों में समानता होती है। और इस तरह की समानता को जब देखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, ये हम कहते हैं इसमें। देखिए हम लोग सिमिलैरिटीज अमंग देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स हॉरिजॉन्टली भी देखते हैं और वर्टिकली भी कंपेयर करते हैं। तो हॉरिजॉन्टली कौन सा हुआ? हॉरिजॉन्टली आपका हो गया, ये हो गया भाई बहनों में जो रिलेशन देखा हमने। आप कहोगे कि फादर मदर में कैसे आप रिलेशन देखोगे? फादर तो किसी और खानदान से है, मदर किसी और खानदान से, उसमें क्या सिमिलैरिटी होगी? क्या सिमिलैरिटी उनमें होगी? उनमें होगी कि ये दोनों क्या है? होमोसैपियंस है, यानी कि इंसान है। तो इंसान की जो जीन होगी वो तो दोनों में होगी। अब कहोगे तो लेकिन खानदान तो बहुत दूर दूर का होगा। हो सकता है ना दूर का। अब कुछ सोसाइटीज में ऐसे भी है कि बहुत क्लोज रिलेशन शादी होती है, तो किसी भी तरह पकड़िए दूरी तो है, तो फिर उस हॉरिजॉन्टल उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो एक चीज याद रखिए, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनमें 0.1% का ही अंतर होता है। वो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जब डीएनए चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 में, ठीक है, तब ये बात समझेंगे कि 0.1% ही जो है, 0.1% का डिफरेंस ही इतना सारा डिफरेंस ला देता है। और इतने सारे लोग हैं दुनिया में, और केवल 0.1% डिफरेंस के द्वारा ही इतने डिफरेंस में रहते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन करना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप तो जानते हो पृथ्वी पे कितने इंसान हैं? ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन जानते हो आप? सुना होगा आपने कि 7 बिलियन प्लस पकड़ लेता हूँ, 8 तक पहुंचने वाला है, ठीक है, 7 बिलियन ह्यूमन बींग्स। और मैंने कहा कि 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं। तो 7 बिलियन तो बहुत ज्यादा है ना? 7.8 मिलियन कितना हो गया? 1 मिलियन 10 लाख होता है, यानी 17 लाख 18 लाख मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पे कह रहा हूँ 700 करोड़, 800 करोड़ कह रहा हूँ। तो 800 करोड़ तो इंसान ही है, तो आप कह रहे हो कि नहीं 17 से 18 लाख आपके ऑर्गेनिजम्स है। मैंने ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी की बात कहा, मैंने संख्या की बात नहीं कहा। संख्या में आप कहोगे तो मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, बी पकड़ लीजिए, मैंने हनी बी होता है ना, हनी बी पकड़ लीजिए। तो इंसान अगर 7 बिलियन है तो उसमें आप और 10, हर इंसान पर 10 गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? खाली हनी भी इतने हो जाएंगे। चींटियां तो समझ लीजिए, इसमें 0 और बढ़ा दीजिए तो इतनी चींटियां हो जाएंगी। तो कह रहे मतलब उस तरह इंडिविजुअल को गिनाया जाए तो ये इंडिविजुअल की संख्या नहीं है, ये वैरायटीज की संख्या है, डाइवर्सिटीज की संख्या है। क्लियर मैं कर पाया हूं कि देखिए, चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अब देखिए, अब ये देखकर आप बोर फील कर रहे होंगे, क्योंकि लग रहा होगा कि मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट बकवास कर रहा हूँ, जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ा रहा हूँ। नहीं, ये बहुत जरूरी है, ये लिखा बायो के लिए विशेष करके और केमिस्ट्री के लिए जो लिखा है वही पढ़ना है, और उसके बाद 10% एक्स्ट्रा जानना है, नॉट मोर देन 10%। केमिस्ट्री में 20% कह सकता हूँ,
या फिजिकल केमिस्ट्री आता है। बाकी जो यहाँ पर है लाइन टू लाइन आपको जानना है, तो लाइन टू लाइन जब जानना हो तो टीचर को भी तो लाइन टू लाइन पढ़ाना पड़ेगा। तो ये देखिए कौन है, इनका नाम है अर्नस्ट मेयर, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। और इनका जन्म जो है देखिए बहुत जरूरी है जानना और बहुत इजी तरीके से जान सके। 1904 में इनका जन्म हुआ था और 2004 में इनका डेथ हुआ, यानी कि 100 साल में है। तो कितना आसान है जानना इनका, 100 साल की आयु इनकी थी, 100 ईयर्स, ठीक है। और इनके बारे में क्या जानेंगे, 20th सेंचुरी के वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। तो 20th सेंचुरी के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हुए, उनमें से ये एक बने। तो 100 ईयर्स ये जिए, 100 ईयर ये 100 साइंटिस्ट में से एक, 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक ही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और क्या जानना है इनके बारे में जो आपको जानना चाहिए, मेन इनका है कि देखिए he almost single-handedly made origin of species diversity the central question of evolutionary biology that is today। आज हम स्पीसीज को मानते हैं कि इवोल्यूशनरी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे ना, उसमें मेन जो कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंस है, जिसका मूल कह सकते हैं कि योगदान है, वो है किसकी, तो वो है स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में इन्हीं ने पहले जोड़ दिया कि अगर आपको ऑर्गेनिजम्स को डाइवर्सिटी में देखना है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी उनका देखना बहुत आवश्यक है। और इसके ये योगदान उनके लिए इतना ज़्यादा, उनका योगदान इतना इम्पोर्टेंट था कि बाद में जाकर देखा कि हाँ यही बात सही है। ये इनका कैसे बायोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसके चलते इनको 3 प्राइजेस मिले, जिसको हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ये ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्या थे हम बता रहे हैं आपको। तो एक था आपका बल्जान प्राइज, कौन से साल में मिला था ये इनको, 1983 में मिला था ये। दूसरा है द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, ठीक है। और थर्ड जो है वह है क्राफूड प्राइज, ये 1999 में मिला और ये मिला था आपको उनको 1994 में। तो ये 3 प्राइज इनका जो है, इनको हम कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये आपके इनके बारे में जानना है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये पढ़ना जरूरी है? मैं कहूँगा हाँ। अब कहोगे क्यों? ये जानकर मैं क्या करूँ, चैप्टर ही शुरू नहीं हुआ है, मुझे चैप्टर समझना है। मैं चैप्टर समझने के लिए आया हूँ या आई हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, देखने। मैं कहूँगा नहीं, मैं चैप्टर समझाऊंगा ही नहीं, मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा भी। मैं प्रूफ करूँगा कि ये मैं अभी पढ़ाया ये आपके काम का है। मैं क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, PYQs इस सेक्शन से अभी तत्काल में ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन एक क्वेश्चन आया था 2016 में। 2016 में देखिए आया था, मैं उसको डिस्कस केवल कर रहा हूँ। अभी क्वेश्चंस PYQs में कह रहा हूँ कि मैं 2 चैप्टर्स में अभी PYQs के तरह से PYQs नहीं करूँगा। बायो में एक्चुअली क्या होता है, डायरेक्ट आंसर्स होते हैं ना, तो मैं आपको पहले एडजस्ट करवाऊँगा, आंसर्स बता दूंगा पहले, उसके बाद क्योंकि बताना तो मुझे ही है तो पहले से बता दूंगा देखो यही है। अभी पढ़ रहे हो चैप्टर आप, मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा कितना इंपॉर्टेंट है, जो मैं सेक्शन पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स A to D given below and select the 2 correct ones out of them।
तो इसमें 2 की बात कह रहा है, लेकिन मेरे अभी पॉइंट जो है वो केवल 1 से हैं, तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ। पहले डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्न्स्ट मेयर। देखिए आप, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज, स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में किसने बताया था, किसने उसके ऊपर जोर दिया? अर्न्स्ट मेयर ने। ये वाक्य कैसे आप सही करोगे? तभी करोगे जबकि वो इंट्रोडक्शन में साइंटिस्ट का नाम, उनकी जीवनी, उसको आप पढ़े होते और उनका अवदान क्या है बायोलॉजी या किसी भी सेक्शन ऑफ साइंस के, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि और एक कौन सा, तो ये फोटो पीरियड, ये सब आप चैप्टर्स पढ़े नहीं हो इसलिए हम नहीं बता पाएंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर, ये भी अभी हम पढ़ेंगे तब समझाएंगे। इसी में कहा ये PYQs नहीं है, मैं केवल ये दिखाने के लिए कि मैं जो पढ़ाया आपको वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ये जानने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। और एक क्वेश्चन इसमें जो एक पॉइंट है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, सॉरी आज ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, अब शुरू करेंगे लिविंग वर्ल्ड में। तो देखिएगा ये जो सेक्शन है ये आपके न्यू जो सिलेबस है उससे डिलीटेड पोर्शन में आता है ये, लेकिन क्वेश्चंस आते थे, अब कहोगे तो आते थे, अब नहीं आएंगे। जैसे टैक्सोनॉमिकल एड्स, ये क्वेश्चन आते थे लेकिन अब तो नहीं आएंगे। आपकी बात सही है कि हो सकता है नहीं आएंगे, लेकिन कौन से नहीं आएंगे? जो सिलेबस से डिलीट हो गए होंगे। वो तो नहीं हो सकता है कि सिलेबस से डिलीट नहीं है फिर भी आएंगे, फिर भी नहीं आएंगे, आएंगे ना, डिलीटेड पोर्शंस नहीं आएंगे। तो NTA का ये पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, व्हाट इज लिविंग। तो व्हाट इज लिविंग का सेक्शन ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू या विथ ग्रोथ। तो इसमें आंसर कौन से हो गए? A एंड D राइट हो गया। मैं ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराया है, याद रखिएगा, मैंने केवल ये बताने की कोशिश किया कि ये इम्पॉर्टेंट है सेक्शन, आप छोड़ नहीं सकते हो। अब हम चलते हैं एक्चुअल जहाँ पे चलना है, जो कि है व्हाट इज लिविंग। तो व्हाट इज लिविंग कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए 2 बातें जाननी होंगी, 2 शब्दों को जानना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और दूसरा टर्म है डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग फीचर के बारे में समझते हैं तो बात को हम आगे बढ़ा सकेंगे। तो डिफाइनिंग फीचर होता है जो कि किसको डिफाइन कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? हाँ, उसमें पाया जाता है। कंपल्शन मतलब उससे वो सिद्ध नहीं कर सकते कि हाँ वो वही चीज़ है, उसमें ये कैरेक्टर है। जैसे मैं बता रहा हूँ, घोड़ा है, 4 पैर पर चलने वाला जानवर, तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उसकी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? कुत्ता भी तो 4 पैरों पर चलता है, तो आप कहोगे कि कुत्ता घोड़ा है? नहीं है। बिल्ली भी 4 पैरों पर चलती है, तो आप कहोगे कि वो क्या कहते हैं, घोड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो 4 पैर एक कैरेक्टरिस्टिक में आता है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ हॉर्स नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो डिफाइनिंग फीचर क्या, डिफाइनिंग फीचर या कैरेक्टर, डिफाइनिंग जो होगा, डिफाइन करे उसको देखेंगे और जनरल कैरेक्टर को भी देखेंगे। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम देखते हैं तो पहला नंबर क्या देखते हैं? ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। तो आप कह सकते हो कि हाँ, लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म वो ग्रो करता है, सच्चाई है, ग्रो करता है। जब मर जाते हैं तो ग्रो करना बंद कर देते हैं, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक ग्रो करते हैं क्या? नहीं। हाँ, नाखून ग्रो कर रहा है, बाल कुछ हिस्से ग्रो कर रहा है, लेकिन मेरा हाइट या मैं और ज़्यादा नहीं ग्रो करूँगा। हाँ, तो ग्रोथ है, एक लिमिट तक होता है एनिमल्स में, प्लांट्स में, लेकिन ये हमेशा के लिए होता है, लिमिटेशंस नहीं है। तो ये बात जानना होगा कि मतलब हम कह सकते हैं कि
ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है, नॉट डिफाइनिंग फीचर कहूँ, नॉट डिफाइनिंग फीचर मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है, और ये दो तरह से देखा जा सकता है। यूनिसेलुलर, अभी हमने क्वेश्चन देखा था, यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स यूनिसेलुलर को नहीं बोलते हैं, तो उनमें कहा गया कि ग्रोथ इज सिनोनिमस विथ व्हाट, सेल डिवीजन। जैसे कि अमीबा को पकड़ लेते हैं, एक अमीबा है, पकड़ लीजिए आप, मैं ज़्यादा उसमें कुछ नहीं दे रहा हूँ। अब वो उसकी बाइनरी फिजन होती है तो दो अमीबे बनती है, एक्चुअली मदर डॉटर का रिलेशन होता है, फिर ये 4 हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फिर बड़ा होके खाना खाएंगे, बड़े हो जाएंगे और फिर इस साइज पे चले आएंगे। तो देखिए ये साइज देखिए, दोनों में आपको अंतर दिखेगी, बढ़ गया है। तो ये सिनोनिमस विद ग्रोथ है। उसकी सेल डिवीजन जो है या रिप्रोडक्शन जो है, ये रिप्रोडक्शन है उसका प्रोसेस, वो सिनोनिमस विद ग्रोथ है। लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल्स में तो सेल डिवीजन तो होगा, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ये यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ है, सेल डिवीजन हुआ, साथ ही साथ क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन भी हुआ है। लेकिन हमारे शरीर में हम जब बच्चा रहते हैं, गोदी में रहते हैं, तो बढ़ के आज इतने बड़े बन जाते हैं। आप इतने बड़े बड़े कभी माँ के गोदी में खेलते थे, तो ये केवल सेल डिवीजन हुआ। आप पैदा हुए थे तब रिप्रोडक्शन हुआ था, उसके बाद रिप्रोडक्शन से आपका कोई लिंक नहीं है। आपका ग्रोथ जो भी है सेल डिवीजन के चलते हैं। तो इन सेलुलर एनिमल्स इस तरह से होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रो करते हैं, और आपके मल्टी सेलुलर में सेल डिवीजन होता है। समझ में आ गई? सेल डिवीजन तो बात समझ में, लेकिन ये तो यूनिसेलुलर का सेल डिवीजन जो है वो एक्चुअली रिप्रोडक्शन भी है। बात को समझ में अगर हम कर पाए हैं तो आगे देखते हैं कि अगर हम पेट्री डिश ले लें, पेट्री डिश आप देखे होंगे, ऐसे होता है कुछ, इसमें आप 2-4 आप कोई बैक्टीरिया या कुछ ले लीजिए, ठीक है, और उसमें कुछ न्यूट्रिशन दे दीजिए उसको। तो आप देखोगे 1-1.5 घंटा 2 घंटे के बाद में ये पूरा पेट्री डिश जो है कॉलोनी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म से भर जाएगा। यानी कि क्या हुआ यहाँ पर, ये नंबर इसके बढ़ते गए। कहाँ ये बना, ये इन विट्रो हुआ। इन विट्रो माने क्या होता है, बाहर में डिश में हमने करके देख लिया, समझे, लेबोरेटरी में देखते हैं उसको इन विट्रो कहते हैं। तो अब ये तो बात समझ में आ गई कि ये ग्रोथ जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग है। क्या इसका डिफाइनिंग फीचर है, अब वो कैसे पता चलेगा? तो हम देखेंगे जो लिविंग नहीं है वो ग्रो करता है कि नहीं, उससे कंपेयर करेंगे तो अपने आप पता चल जाए कि ये ग्रोथ जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया, फीचर हो गया। तो अब देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक माउंटेन है, ठीक, माउंटेन को मैं रेड कर देता हूँ, सुविधा हो, माउंटेन है, ठीक है, बहुत ठंड का मौसम है, तो क्या गिरेगा वहाँ पे, बर्फ गिरेगा, बर्फ गिर के माउंटेन को ढक देगा। तो माउंटेन का साइज तो ये था पहले, अब बन गया ये साइज, इतना हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो साइज तो इसका भी बढ़ा, तो ग्रोथ तो इसमें आया, तो इनएनिमेट होते हुए भी इसमें ग्रोथ आया। तो ग्रोथ तो आपका नॉन लिविंग में है, तो ग्रोथ नहीं कह सकते हैं कि एक इसका क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, नहीं कह सकते हैं, कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग फीचर। तो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग फीचर। हाँ, अंतर क्या है, डिफाइनिंग फीचर कहना ही है
तो आप कह सकते हो इंटरनल ग्रोथ यहाँ पे हुआ है, इंटरनल ग्रोथ बॉडी के भीतर ग्रोथ हुआ है, वो भी किसके लिए, मल्टी सेलुलर के लिए। इनके लिए तो ग्रोथ फिर बार बार तो मिलाकर हम बोल रहे हैं ना, संख्या गिन रहे, 4 के बराबर, 1 से 4 गुना हो गया, साइज जो बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली ये एक्सटर्नल होता है, और मल्टी सेलुलर्स में ये क्या होता है, इंटरनल ग्रोथ होता है। फर्क इतना ही है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग थिंग का। व्हाट इज लिविंग हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें डिफाइनिंग फीचर्स हमको जानना पड़ेगा। डिफाइनिंग फीचर में आपका ग्रोथ नहीं आता है। अब हम चलते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन को ले सकते हैं हम। देखने से तो लग रहा है कि हाँ ले सकते हैं, है कि नहीं, लगता है ले सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, है ना। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अब। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं, कैरेक्टरिस्टिक तो है। अब क्या देखा जाता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो जो बच्चे या प्रोजेनी जो पैदा होते हैं वो टू मच सिमिलर टू द पेरेंट हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन यही कहलाता है कि अपने ही कार्बन कॉपी कह सकते हैं को पैदा करना। अब कार्बन कॉपी गलत हो जाएगा, क्लोनिंग हो जाता है। माने हम कह सकते हैं कि कार्बन क्लोनिंग नहीं, ये कह सकते हैं इसको कि मैक्सिमम हमारी फीचर्स उसमें जाती है ऑफस्प्रिंग में, तो उसको हम प्रोजेनी कहते हैं। और जनरली हम लोग इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिलेट करते हैं। रिप्रोडक्शन जब बोलते हैं तो अमीबा का नहीं पकड़ते हैं, सेल डिवीजन में ही आ जाता है ना। सेल डिवीजन हमारे बॉडी में जैसे होता है, अमीबा का वैसे ही होता है। माइटोसिस हमारी बॉडी में जो होती है वही सेल डिवीजन आपकी अमीबा की होती है। जस्ट आउटसाइड द बॉडी एक सेल की डिवीजन हो रही है, और कोई अंतर नहीं है। तो एक चीज़ तो हम समझ गए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पकड़ रहे हैं। अब कुछ तो बताया मैंने, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, अमीबा है। उसके साथ साथ फंगाई देखोगे आप, मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, बाय मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्ट्स उसमें आते हैं और वो बस्ट करते हैं, फिर एक नया फंगाई बनता है। उसके बाद लोअर ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे ईस्ट हो गया या हाइड्रा हो गया, उनके शरीर पर जैसे मान लीजिए कि शरीर है तो एक ऐसा यहाँ पे बर्ड जैसा हो जाएगा, बर्ड बने कली जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये टूट के निकल जाएगा और निकल कर एक नया यहाँ पे फिर और मैंने इंडिविजुअल बनाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं ईस्ट और हाइड्रा में बर्डिंग के द्वारा एक नया तैयार हो सकता है ऑफस्प्रिंग। प्लेनेरिया, इसके बारे में पढ़ेंगे हम जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, क्या टर्म्स कहते हैं। तो प्लेनेरिया मान लीजिए प्लेनेरिया है और ये हिस्सा उसका टूट गया, तो ये हिस्सा यहाँ से फीड बन जाएगा, सॉरी ये वाला क्यों कर दिया मैं, फीड बन जाएगा। और ये जो हिस्सा है यहाँ से, ये मैं इसको इधर ले लेता हूँ, और ये जो हिस्सा है अपने आप उसमें एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो एक से कितने हो गए, 2 हो गए, एक ये और एक ये, सॉरी एक हो गया और एक ये हो गया, एक से आपका 2 निकल गया। तो इस तरह से इसको कहते हैं हम लोग फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो कुछ फंगाई ऐसे हैं या फिलामेंटस आपके एल्गी है या प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस है, ये फ्रैगमेंटेशंस के द्वारा जैसे कि रीजनरेट किया था, फ्रैगमेंटेड ही था प्लानेरिया। तो ये कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स भी इनका टुकड़ा गिर जाता है ज़मीन पर और वो टुकड़ा फिर से नया एक ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रोजेनी यानी बच्चा बनाता है, यानी कि नया प्लांट बनाता है या नया फंगाई बनाता है। बैक्टीरिया के बारे में तो या एल्गी या अमीबा के मैंने तो दिखाया
तो उसमें क्या होता है, वही यही लाइन लिखा हुआ था क्वेश्चन में, देखिए रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ठीक है। ये ग्रोथ कैसे होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हुआ इसका। तो इससे ये पता चला कि एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रोथ इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हो जाता है इनका। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के लिए है, लेकिन ये हम लोग क्लियरली वहाँ पे नहीं बता पाते हैं कि इसको ग्रोथ कहें या फिर रिप्रोडक्शन कहें। जनरली रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही, असेक्सुअली ऐसे हम लोग दिखाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये हम तो डिफाइनिंग फीचर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, लिविंग है, ये बताना मुझे है। ये केवल नहीं बताना है कि मतलब हाँ कैरेक्टर में तो है। अब देखिए मैं कुछ बता, जब एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो क्या रिप्रोड्यूस करता है, नहीं करता है। सेकेंड, अब देखे होंगे कि कुछ ऐसे होते हैं लोग जो कि इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं लोग जो कि इनफर्टाइल होते हैं, जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं। यहाँ की म्यूल, म्यूल क्या होता है, तो मेल डोंकी प्लस फीमेल हॉर्स से म्यूल बनता है। ये ऑफस्प्रिंग बना, ये फीमेल है, ठीक है, इसको फीमेल पकड़ लीजिएगा। तो मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक म्यूल। म्यूल बनाते तो रिप्रोडक्शन तो हुआ, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया कि रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। यहाँ पे क्या पता चला, हाँ पता चला, क्या आपको बता रहा हूँ, ये दोनों तो सेम स्पीसीज के नहीं है। देखिए ये डोंकी है और ये हॉर्स है। तो मैं बता दूं, अंस मेयर ने यही बात कहा था कि स्पीसीज वही कहलाते हैं, सेम स्पीसीज, जिनके रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग तैयार होगा। अब देखिए आंसर समझिए, जो ऑफस्प्रिंग तैयार होगा वो भी रिप्रोडक्टिव हो, वो भी रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो, यानी कि इनफर्टाइल ना हो। ये मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, मेल डोंकी को हम लोग जैक कहते हैं, फीमेल हॉर्स को क्या कहते हैं, मैर कहते हैं। जैक एंड मैर, जैक और मैर, इन दोनों से क्या बनता है, म्यूल। म्यूल का हिंदी वर्जन जानते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, जनरल भाषा में क्या कहते हैं, खच्चर, ठीक है। तो ये म्यूल बनता है। म्यूल जो ऑफस्प्रिंग बना वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, तो म्यूल का रिप्रोडक्शन बंद हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिविंग कहेंगे, किसको, ये इसको तो लिविंग कह रहे हैं कि रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसको भी आप कह रहे हैं कि लिविंग क्योंकि रिप्रोड्यूस कर रही है, लेकिन म्यूल तो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो उसको क्या लिविंग या नॉन लिविंग क्या कहिएगा, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नेक्स्ट है वर्कर बीज। बीज में पढ़ेंगे चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑफ बीज कैसे होता है। उसमें 3 तरह के बीज होते हैं। एक है क्वीन बी कहते हैं, जो फीमेल होती है। वर्कर बीज, यहाँ पे वर्कर लोग, लेकिन देखिए वहाँ पे औरतों का यह बोलबाला है, वो भी फीमेल होती हैं। और उसके बाद मेल बीज होते हैं। तो ये 3 तरह के बीज होते हैं, जिसमें कि जो वर्कर बीज है ये इनफर्टाइल होती, ये बच्चा नहीं पैदा करते। कौन बच्चा पैदा करता है, तो केवल क्वीन बी, ये भी फीमेल है और क्वीन बी भी फीमेल है। तो पैदा कौन करता है बच्चा या ऑफस्प्रिंग, केवल क्वीन बी। तो इससे हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इनके लिए डिफाइनिंग फीचर तो नहीं हुआ ना, वर्कर बीज के लिए। इनफर्टाइल कपल्स के बारे में आप जानते हो कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, जिसके चलते इतनी पॉपुलेशन की समस्या आ गई है। लेकिन साथ साथ ये भी एक समस्या है। क्या समस्या है हमारे देश में, हमारे देश में क्या विश्व में ये समस्या है कि लोग डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं, ताकि कहें डॉक्टर साहब एक संतान चाहिए। उसके लिए आप देखे होंगे विक्की डोनर, ऐसे मूवीज भी बनते हैं,
तो होता है कि कोई कोई कपल ऐसे हैं जिनकी औलाद नहीं होती है, इन दैट केस उनको उनको क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे, क्योंकि रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये भी आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। तो अब चले आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में पहले समझ लें क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस हम करते हैं लेबोरेटरी में, सिंपल केमिकल रिएक्शंस। अब मेटाबॉलिज्म में दो तरह का मेटाबॉलिज्म होता है, माने दो मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का मतलब समझे पहले, तो एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, उससे समझाने में सुविधा होगी। और एनाबॉलिज्म क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल उसका है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपको ध्यान से देखोगे तो मैं सिंपल वाला इक्वेशन लिखूंगा, बाद में फोटोसिंथेसिस जब करेंगे तो डिटेल्स समझेंगे। तो वाटर लेता है प्लांट जमीन से, और क्या लेता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और फिर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है। तो ये है फोटोसिंथेसिस। क्या है ये फोटोसिंथेसिस? क्या हुआ, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वाटर का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाए, ग्लूकोज, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जुड़ना हुआ, बिल्डअप हुआ, मॉलिक्यूलर जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे बढ़ गया। तो इस तरह के इक्वेशन या इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म। वहीं पे इस ग्लूकोज को मैं ऑक्सीजन में बर्न करता हूँ, मैंने रेस्पिरेशन के द्वारा ऑक्सीजन में बर्न करता हूँ, तो फिर वाटर, मैं इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा कोई मॉलिक्यूल था, उसको तोड़ा गया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया कैटाबॉलिज्म। तो तोड़ने वाले, जो टूटने वाले रिएक्शंस है उनको कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। जुड़ने वाले, जो जोड़ते हैं जो रिएक्शंस, उनको हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये दोनों तरह के रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, केवल यही नहीं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस समझे कि यही दो रिएक्शंस होता है, ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे हम पढ़ेंगे क्रेब साइकिल में, तो आप देखिए बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो मैं उसको डिटेल्स में अभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, चैप्टर खत्म नहीं होगा। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। अब ये क्या बाहर नॉन लिविंग थिंग में हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता है। सेकेंड, आप कहोगे मेटाबॉलिज्म क्या एकदम बाहर हो ही नहीं सकता? तो देखिए मेटाबॉलिज्म तो बाहर नहीं हो सकते, बात सही है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि मेटाबॉलिक, क्या लिखा हूँ, मेटाबॉलिक reactions can be demonstrated outside the body in cell free systems। इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कैसे? तो हम एक पेट्री डिश लेते हैं और वहाँ पर रिएक्शंस को कर कर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाना, तो एक केमिकल फैक्ट्री में भी किया जा सकता है, लेबोरेटरी में भी किया जा सकता है। तो इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं, हाँ। तो अब टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं, तो क्या ये लिविंग कहलाएगा या नॉन लिविंग कहलाएगा? देखिए टेस्ट ट्यूब तो नॉन लिविंग है, टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं, टेस्ट ट्यूब लिए रहे क्योंकि उसको हम कंटेनर के हिसाब से यूज कर रहे हैं। रिएक्शन यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग रेड, ठीक है ना। तो रेड रिएक्शन हो रहा है, उससे टेस्ट ट्यूब जस्ट एक कंटेनर का काम कर रहा है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो जब हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, इनएनिमेट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये लिविंग का क्या बन गया, डिफाइनिंग फीचर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग फीचर है।
और ये कहाँ हो रहा है? सेल में हो रहा है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी जो बॉडी का होता है वो भी हम कहेंगे डिफाइनिंग फीचर है। तो दो डिफाइनिंग फीचर हमको मिल गए एक साथ में, एक ब्लॉक में। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर हो गया आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी आपका हो गया डिफाइनिंग फीचर। अब देखें और कोई डिफाइनिंग फीचर हो सकता है कि नहीं। तो एक बहुत ही टेक्निकली मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और वो क्या होता है? सेंस टू सेंस देयर एनवायरनमेंट या सराउंडिंग। तो सेंस का सेंस देयर सराउंडिंग, ये फीचर बहुत आप दिनों से जानते हो। आप सुने वो मिमोसा या छुई मुई का एक पेड़ होता है, उसके पत्तों को ऐसे छुइए आप, देखिए वो ऐसे लगेगा कि मुरझा गया। फिर आप हट जाइए, कुछ देर दूर रहिए, फिर देखिए धीरे धीरे उसके पत्ते फिर ठीक हो गए। फिर आप टच करोगे फिर मुरझा जाएगा। तो वो सेंस कर रहा है अपने सराउंडिंग को। जैसे ही एक कोई वस्तु उसको छू रहा है, यानी मेरा हाथ छू रहा है, वो सेंस कर पा रहा है और वो मुरझा जा रहा है। तो ये लिविंग का बहुत बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि नॉन लिविंग में नहीं होता। अगर मैं बोर्ड को छूंगा तो आप देखिए यहाँ पे रेड हो जा रहा है, ये लिविंग नहीं है, ये इसका डिटेक्शन मैकेनिज्म है। तो इससे नहीं कहिए कि उसने रिएक्ट किया मेरे अपने सराउंडिंग को, नहीं, ये बोर्ड रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो मैग्नेटिक सेंसर है, वो दूसरी चीज़ है। ये लिविंग सेंस करने की इन्वायरमेंट की या सराउंडिंग को लिविंग थिंग में ही पाया जाता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं जिसको सेंस करता है हमारा बॉडी या पेड़ या पौधा। जैसे एक पेड़ को खिड़की के पास रख दीजिए अंधेरे घर में, और धूप आती है उस खिड़की की तरफ से, आप देखिए उसके ब्रांच जो है कहाँ घूम जाएंगे, तो आपके बाहर की तरफ बेंड मिलेंगे आपको 7-8 दिन के बाद में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो धूप की तरफ जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? धूप को पहचानता है। क्यों पहचानता है? धूप उसके लिए जान है। जान तो सबके लिए धूप है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा जान है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए धूप चाहिए, और धूप उसको मिल रही कहाँ? आउटसाइड द रूम, इसलिए वो बेंड कर जाता है आउटसाइड द रूम। उसी प्रकार आप देखिए कि आपको कोई चिमटी काटे तो आप झट से ऐसे छड़क जाते हो, क्यों? आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो एक तो सेंस करते हो, उसके बाद उसको आप रिस्पॉन्स करते हो। तो सेंस रिस्पॉन्ड भी करते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, टेम्परेचर होता है, गर्मी लग रही है, या कोई पोल्यूटेंट से छींकने लगते हैं हम, ठीक है, खांसी आ जाती है पोल्यूटेंट्स के चलते, ये सारे के सारे क्या है? एक्सटर्नल कोई फैक्टर्स है जिसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सेंस करके। अब ये हर कह सकते हैं लिविंग थिंग में पाया जाता है। कुछ ऐसे बॉडीज ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत टफ से टफ इन्वायरमेंट में अच्छी तरह से रह जाते हैं। बहुत ही कोरोसिव केमिकल लीजिए, जैसे पढ़ेंगे हम लोग आर्कीबैक्टीरिया, जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में, एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी नहीं कंट्रोल उसको बर्दाश्त कर सकता है। तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो दूसरी बात है। अब ये तो बात समझ में आ गई कि अब क्या सेंसिंग द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, इसको कहते हैं कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस करना एक लिविंग बीइंग का क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आएगा, डिफाइनिंग फीचर में आ जाएगा। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के बारे में एक चीज़ और बता रहा हूँ। ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है। सेल्फ कॉन्शियसनेस में जैसे आप जा रहे हो, अचानक आप अपने दोस्तों के बीच में देखते हैं, आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो आप अपने ड्रेस को ठीक करने लगते हो। क्यों? टिप टॉप लगना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए, कोई कुछ ना बोल दे। तो उसके लिए आप क्या करते हो? सेल्फ कॉन्शियस रहते हो। लेकिन वहीं पे कुत्ता जा रहा है, ठीक है, वो चला जा रहा है, 2-4 कुत्ते आ रहे हैं, उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। एक मान लीजिए एक अर्थवर्म चल रहा है, अर्थवर्म, तो वो उसको
दो चार अर्थ हम उधर चल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चल रहे हैं कुछ नहीं फर्क, हाँ आप उसको स्टैम्प करते तो हट जाता है या मर जाता है। आप अपनी इज्जत के बारे में सोचते हो क्या? एक कुत्ता अपनी इज्जत के बारे में सोचता है? आपको अगर कोई कंपटीशन में जीतना है, अगर नहीं जीतते तो आपको बहुत दुख होता है। जैसे आप नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप में ये बना हुआ जिद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मुझे पढ़ना है, पढ़कर जीतना है, यानी कि क्रैक करना है। क्या एक किसी जानवर और किसी जानवर में पाया जाता है? ये चीज़ नहीं पाया जाता। तो इस तरह से ये जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये केवल मात्र आपको किस में मिलते हैं? ह्यूमन बींग्स में मिलता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस लेकिन क्या नहीं है? डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये डिफाइनिंग फीचर किसका कहला सकता है? ह्यूमन बींग्स का। वो भी लिमिटेड पॉइंट पर, मैं अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में जाऊंगा तब बताऊंगा नहीं ह्यूमन का भी ये डिफाइनिंग फीचर नहीं। अब उसके लिए मैं समझा दूंगा तब उसको डिस्कस करूंगा। पहले तो मैं बता दूं कि कॉन्शियसनेस तब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग फीचर बन जाती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कॉन्शियसनेस, तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस जो है क्या? कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये भी डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। अब ह्यूमन बींग्स के बारे में चले आते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के बारे में बता दूं कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है, फिल्मों में या सीरियल में बहुत अच्छा दिखाता है वैसे, कि किसी की अचानक एक्सीडेंट होती है या कुछ ऐसा कुछ कंडीशन हो जाता है, आप कह सकते हैं कि ट्रॉमा में चले जाता है इंसान, और उसके बाद कोमा में चला जाता है। और देखते हैं कि सीरियल में या मूवी में वो लास्ट तक बेड पर पड़ा हुआ है, उसके पास में जाते हैं लोग, पापा कैसे हो, क्या मम्मी है तो मम्मी कुछ बोलिए, मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते हैं, सोए रहते हैं, सोए सोए अपना एक एपिसोड, दो एपिसोड, एपिसोड के बाद एपिसोड ख़त्म करते जाते हैं। विलेन जो है उसका फ़ायदा उठाता है, उनके सामने उसके घर में जो तबाही करना है करता है, क्योंकि जानता है कि वो बेचारा कोमा में है। तो उसके पास क्या है? उसके पास क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस है? नहीं है। क्यों? पापा मम्मी सब कुछ बोल रहे हैं हम, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिल रही है। तो कहाँ है सेल्फ कॉन्शियसनेस? नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉन्शियसनेस है कि नहीं? देखिए उस ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जो कोमा में चले जाए, उनको कहते हैं ब्रेन डेड। मरे हुए नहीं है, मरे हुए नहीं है। कैसे कहेंगे आप मरे हुए नहीं है? तो उनको डेड क्यों नहीं कह रहे हैं? यानी कि उनमें कॉन्शियसनेस है कि नहीं? पहले ये क्वेश्चन का आंसर दे दूं मैं, तो उसके बाद डेड और लाइफ की बात करूंगा। डेड के पास में तो कॉन्शियसनेस होता नहीं है। डेड होने के बाद में कोई कॉन्शियसनेस नहीं। आप उसको लात मार दीजिए, 10 चाकू और मार दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, वो डेड ही रहेगा, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो क्या एक कोमा वाला रिस्पॉन्स करेगा? हाँ करेगा। कैसे? आप अगर मान लीजिए ये रूम है और कोमा का कोई पेशेंट यहाँ पे सोया हुआ है, उसके बाद आप क्या करते हो कि उस यहाँ पे आप किसी तरह से ऑक्सीजन सक, दरवाजा बंद हुआ जैसे यहाँ पे एक पाइप से क्या करते हो आप ऑक्सीजन खींचना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो उजड़ाने लगे वो आदमी, छटपटाने लगेगा। हो सकता हाथ पैर नहीं चला, लेकिन उसकी जो भीतर के लंग्स हैं ये सब रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको एक घटना बताता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, और किसने बनाया था? तो ये हिटलर ने बनाया था। किसके लिए बनाया था? तो जूस के लिए। जूस को वो अपना बहुत बड़ा शत्रु मानता था। क्या करता था? शैडो से पकड़ता है सबको और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाता। वहाँ पे क्या करता वो? बड़े बड़े हॉल्स में पकड़ के डाल देता, दरवाज़ा बंद कर देता, और ड्रेन वाटर पाइप जो जो निकलता है, जैसे पानी रूम धोते हैं ना, तो नाला जैसा रहता है, पाइप रहता है वहाँ पे, उसमें वो क्या करता है कि गाड़ी का जो धुआं होता है उसको उसमें ये कर देता है, फिट कर देता है, और ऑक्सीजन के बदले वो धुआं देता है वहाँ से। तो उसमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ऐसे ही घुटन से आदमी मर जाते, तो गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं एक घटना बता रहा हूँ कि केवल हम क्यों मार रहा है तभी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसा नहीं है। सांस बंद हो रही है,
दम फूल रहा है तो भी हम कहेंगे कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो एक आदमी जो ब्रेन डेड है उसके पास में ये कॉन्शियसनेस रहेगी कि वो सांस नहीं ले पाएगा, छपटाएगा, वो भी जो जब मान लीजिए डेली जो उसकी यूरिनेशन है, ये सब तो क्रियाएं हो रही हैं, उसके ब्लड सर्कुलेशन है वो चल रही हैं, वो किसी तरह से कुछ ना कुछ उसको सलाइन दिया जा रहा है तो उसके बॉडी में खाना जा रहा है तो रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो खाना जब गया तो पूरे सर्कुलेशन में गया तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, ऐसा नहीं कि उसकी बॉडी बंद है। तो इसलिए वो कॉन्शियस तो है, जब तक वो जिंदा है कॉन्शियस है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। उसको गाली दीजिए, उसको डांटिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो हमने क्या देखा, तो डिफाइनिंग फीचर्स अगर हम देखें तो डिफाइनिंग फीचर्स में हमने देखा मेटाबॉलिज्म, सेलुलर कंस्ट्रक्शन या ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड हमने देखा कॉन्शियस। ठीक है, ये तीन जो है ये आपके क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट इज लिविंग का आंसर हमको मिल गया। जिनके पास ये तीन कैरेक्टरिस्टिक दिखे आपको, मेटाबॉलिज्म कर सकता है, जिसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और जो कॉन्शियस होता है अपने इन्वायरमेंट से, वो एक लिविंग और ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बात समझ आई? अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये चैप्टर बहुत सरल चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ। और ये एक चीज़ मैं दोहरा देना चाह रहा हूँ। अब देखोगे मैं चैप्टर में मैं लेकिन लिमिट तक पढ़ाऊँगा। ये जो पोर्शन डिलीटेड हो गया है, आज जो पढ़ाऊँगा मैं, जो पोर्शन डिलीटेड हो गया है, बात समझ में आ रही है? जो पोर्शन डिलीटेड हो गया उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। कौन सा? व्हाट इज़ लिविंग। इसलिए कि ये आपको बुक में नहीं मिलेगी। इसको मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पर पढ़कर समाप्त कर लीजिए। वीडियो देखिए, 2 बार आपका हो जाएगा। इसी से मैं टाइम ले रहा हूँ। हो सकता है आपको लगता होगा कि बेकार में मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। नहीं, ये डिलीटेड पोर्शन है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ा रहा हूँ। फिर से बोला, डिलीटेड पोर्शन का मतलब मैं NTA डिलीट नहीं किया है, NCERT डिलीट किया है। NCERT, न्यू NCERT में ये नहीं मिलेगा। इसलिए देखिए मैंने हर सेक्शन को पेस्ट कर दिया आपके लिए, आप ताकि आप इसको भी देख सको, रीड कर सको, समझ सको। आपको बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, तो यहीं से आप पढ़ लो, यहीं से समझ लो आप। अब देखो, लिविंग फेनोमेना के बारे में बात करें तो ये कुछ इंटरैक्शंस होते हैं जिसके चलते ये लिविंग फिनोमेना ऑर्गेनिज्म बनता है ना, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये बनता कैसे है? तो ये एक्चुअली आप देखोगे कि केमिकल्स, जैसे मान लीजिए बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो एक ऑर्गेनेली बनता है। क्या बनता है? एक ऑर्गेनेली बनता है। तो ऐसे मान लीजिए आपके ऐसे आपके ऑर्गेनेली एक बन गया, इधर एक ऐसे कुछ केमिकल्स मिलकर एक ऑर्गेनेली बनाया, एक और ऑर्गेनिकली बन गया। और फिर क्या हुआ, और कुछ लिक्विड पोर्शन केमिकल्स के बने, और फिर एक समझिए सेल बन गया। ठीक है, अब ये सेल जो बना, कैसे बना? कह सकते हैं कि सेल बना इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनेलीज, ठीक है, से बना। लेकिन वो ऑर्गेनिकली कैसे बना, कैसे बना? तो इंटरैक्शन
मॉलिक्यूल से बना, ठीक है, क्लियर हुआ। सेल बन गया। सेल तो ऑर्गेनिज्म, एमीबा के केस में कह सकते हो ऑर्गेनिज्म हो गया, लेकिन मल्टी सेल हम तो सेल नहीं है, हम तो इसके आगे भी कुछ है। अब क्या होता है, ऐसे बहुत सारे सेल्स, ऐसे पकड़ लीजिए एक सेल, एक और सेल यहाँ पर, यहाँ पे एक सेल, ठीक है, एक सेल, ऐसे 3-4 सेल और एक सेल लेता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे सेल बन के क्या बन गया, ये टिश्यू, टिश्यू बन गया। टिश्यू कैसे बना फिर, तो ये बना है इंटरएक्शन ऑफ सेल्स से बना। टिश्यू के बाद में अब ये टिश्यू मिल के एक्स्ट्रा क्या बनेंगे, एक एक टिश्यू ग्रुप बनाकर ऑर्गन बनाते हैं, तो ऑर्गन बन जाएगा। कैसे, इंटर एक्शन ऑफ टिश्यूज, ठीक है, इंटरैक्शन ऑफ टिश्यूज से ऑर्गन बन गया। अब ऑर्गन जब इंटरैक्ट करते हैं, ऑर्गन जैसे मैं बता रहा हूँ, स्टमक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, एसोफिगस एक ऑर्गन है। ये ऑर्गन जब इंटरैक्ट करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम। हमारे केस में यहाँ पे ये डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम मैं इसलिए बता दिया क्योंकि हमारे सिलेबस से निकल गया है, तो कम से कम थोड़ी सी तो आइडिया होनी चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गन्स होता है। और फाइनली ऑर्गन सिस्टम के इंटरैक्शन से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल में आप बनते हैं। ये जैसे ऑर्गन सिस्टम हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम एक हो गया, एक हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम मिलाकर क्या सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम्स है। ये बनाते हैं सिस्टम्स जो है, ऑर्गन सिस्टम्स के इंटरैक्शन से बनता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म तो इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, क्लियर हुई कि नहीं बात। तो अब देखिए, ये तो मैं बता दिया कि कैसे मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करके ऑर्गेनेली बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज इंटरैक्ट करके सेल बनाते हैं, सेल्स इंटरैक्ट करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से इंटरैक्ट करके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स इंटरैक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और आपका ऑर्गन सिस्टम्स इंटरैक्ट करके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो कह सकते हैं कि टिश्यू का, जैसे सेल का सारा प्रॉपर्टी आपके ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, ऑर्गेनिक का सारा प्रॉपर्टी आपके मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स है ना, मिलकर एक ऑर्गेनिली बना रहता है। एक मॉलिक्यूल में क्या सब कुछ मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा ऑर्गेनिक में। उसी तरह से ऑर्गेनिली में आपको सेल का नहीं मिलेगा, सेल में सारा का सारा प्रॉपर्टी आपका टिश्यू का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। इंटरेक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में, तब जाके एक टिश्यू बनता है, लेकिन टिश्यू के सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं एक सेल में नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो पहले तो ये मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू होता है, ठीक है, ऑर्गेनेली बनता है, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स, ऑर्गेनेली बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेक्शन, उसके बाद क्या करते हैं, हायर लेवल पर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लिखो हायरार्की कहते हैं लोग, लेकिन ये एच साइलेंट कर दे तो अच्छा रहेगा, हायरार्की कहते हैं। हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ते जाते हैं। ये सिंपल फॉर्म है, धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आप बताएं क्या है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पहला नंबर है कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग, रिप्रोडक्शन करते हैं,
आप तो कहोगे फिर सेल्फ रिप्रोडक्शन लेके चले आए। रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ क्या लिविंग, बट रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग में तो होता नहीं है। हमने कहा डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, जब कुछ स्पेशल केसेस हो जाए, जैसे इनफर्टाइल कपल है उनमें नहीं होगी, या फिर वर्कर भी मैंने कहा, म्यूल, ऐसे दो अलग अलग स्पीशीज के जानवरों को मेट करवा दिया हमने, जो ऑफस्प्रिंग दिया वो इनफर्टाइल हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग करता है। हाँ, हमने डिफाइनिंग फीचर के रूप में रिप्रोडक्शन को नहीं पाया, लेकिन रिप्रोडक्शन लिविंग का ही है, ठीक है ना, लेकिन ऑल लिविंग का नहीं है। तो ऑल लिविंग का जब नहीं है तो उसको कैसे हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट मान लें, नहीं मान सकते। इसलिए वहां पर मैंने कहा रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ या प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, बट इट इज मैक्सिमम लिविंग जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग नहीं करते। ये याद रखिए, ग्रोथ होता है नॉन लिविंग, कैसे एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन तो होती नहीं है। अब देखिए, तो ये लोग क्या करते हैं, सेल्फ रिप्लिकेट करते हैं ऑर्गेनिजम्स। कैसे सेल्फ, अपना ही ऑफस्प्रिंग, अपने तरह का ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं। सेकेंड, इवॉल्व करते हैं। सबसे बड़ा चीज इवॉल्व कैसे करते हैं। अब देखिए, मदर एंड फादर दो है ना, मदर और फादर, इसकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन और इसकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन अंतर होंगे ना, मदर की और फादर की, दोनों के तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग होंगे। इनसे एक बच्चा हुआ, चाइल्ड हुआ। अब देखिए इवॉल्व हो रहा है कि नहीं, बताइए। सारे के सारे जीन्स अगर माँ के गए जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। आपको अब डीएनए थोड़ा समझाना पड़ेगा, तभी ये बता पाऊंगा। शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर तो फिर मैं कह रहा हूँ लंबा हो जाएगा। वैसे ये चैप्टर मैं यहीं तक ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, ये लास्ट है। क्योंकि हम ये देखना ये करना चाहते हैं, बताया मैंने कि जो सिलेबस का निकाला हुआ हिस्सा है न्यू सिलेबस का, उसको हम ठीक से कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉडी सेल जो होगा इस मदर का, उसमें ईच क्रोमोसोम पेयर्स होता है, ठीक है ना। तो पेयर्स होते थे, यहाँ पे मम्मी का, मम्मी के मम्मी का और मम्मी के डैडी का एक का है, ठीक है, पेयरिंग हुआ है। तो कैरेक्टर मम्मी के डैडी का भी है, मम्मी के मम्मी का भी है। इसमें कोई इसमें एक्सप्रेस कर रहा है, कोई रिसेसिव है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे फादर के केस में भी वही हम देखते हैं। यहाँ पर भी इनके पास वैसे 23 पेयर्स होते हैं, मैं 2 दिखा रहा हूँ तो जगह की कमी है। तो उसमें भी कोई एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर होगा, यानी फीचर होगा, जीन होगा। अब जब ये लोग गैमेट बनाएंगे तो मम्मी का जो गैमेट बनेगा, इसमें से एक आएगा, कोई भी एक आएगा यहाँ पे, जिसको ओवम कहते हैं। अब कहो क्यों ये इसमें से दोनों दाहिने वाले का नहीं, दाहिने वाला नहीं गए, हो सकता है कि रैंडम होता है, पहला वाला दोनों आ जाए यहाँ पे, पहला वाला इधर से, दूसरा वाला इधर से। ऐसे बहुत सारे गैमेट्स बने, बहुत सारे गैमेट्स बने, सब में ऐसे ही आएंगे। इधर स्पर्म्स बने, ओवम हो गया, यहाँ पे स्पर्म्स गैमेट्स होते हैं, तो ऐसे ही गैमेट्स यहाँ पर भी बने, तो फादर के भी बने ऐसे। अब एक गैमेट, मान लीजिए ये ओवम और ये ओवम से ये चाइल्ड बना, तो इसके पास में यहाँ का एक और यहाँ का एक, यहाँ का एक, यहाँ का एक, ये मिलकर एक सेल बना, ठीक है। क्या है, जाइगोट है। जाइगोट से फिर वो सेल डिवीजन होगा और बच्चा तैयार होगा। अब देखिए, मम्मी का कैरेक्टर कुछ लेकर बच्चा तैयार हुआ, फादर का कैरेक्टर कुछ लिया, तो न मम्मी बना न फादर बना, क्या बना, वो कुछ और बना, थोड़ा सा अंतर हुआ। तो उसमें क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, इवॉल्व हुआ मैंने अंतर बदल गया, ठीक है ना। तो ये अपने को सेल्फ रेगुलेट करते हैं। अब इसमें कौन एक्सप्रेस करेगा कौन नहीं करेगा, वो हिसाब से बैठेगा। फिर अगर जो यहाँ पे रिसेसिव था, यहाँ पर रिसेसिव उससे संख्या ज़्यादा हो गई, तो वो यहाँ पे फिर से आ जाए, एक्सप्रेसिव बन जाएगा। तो इस तरह से सेल्फ रेगुलेटिव
ये सारे के सारे कहाँ हो रहे हैं? इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसका नाम है चाइल्ड। ठीक है, तो इंटरैक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ, अब ये सारा बन गया, बच्चा हो गया, पैदा बड़ा हो रहा है। अब ये जो है ये क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा टू एक्सटर्नल स्टिमुली। तो ये हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने क्या देखा? लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इवॉल्विंग होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, इंटरैक्टिव सिस्टम होता है। इंटरैक्टिव सिस्टम होता है और उसमें क्षमता होती है कि वो रिस्पॉन्स कर सके एक्सटर्नल स्टिमुली से। एक्सटर्नल स्टिमुली कुछ भी हो सकता है, कि टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकता है, या कोई और एक्सटर्नल बिंग हो सकता है, बिंग माने जानवर हो सकता है, या कुछ ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो कह सकते हैं कि बायोलॉजी एक तरह से इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये स्टोरी लाइफ जो है, जो भी लाइफ है, आप ह्यूमन बींग के मत समझिए लाइफ मतलब केवल इंसान का लाइफ होता है, ऐसा नहीं। किसी भी, आज एक ऐसा समय था जबकि ह्यूमन बींग्स थे ही नहीं इस पृथ्वी पर, डायनासोर्स थे। जुरासिक पार्क आपने देखा होगा, लगता है सचमुच डायनासोर आ गए हैं, लेकिन हमारी वो काल्पनिक शक्ति है, इंसान की इंटेलिजेंस है, जो एआई के द्वारा इतना चीज़ बना सकता है कि नहीं? एक इनएनिमेट को एनिमेट कर देते हैं हम लोग ऐसे एनिमेशन से, तो वो लाइफ नहीं है। लेकिन ये डायनासोर सचमुच एक समय था कि थे इस पृथ्वी पर। तो ये स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ है। किस फॉर्म में है वो लाइफ? दैट इज अ क्वेश्चन, डिपेंड अपॉन द ईरा। ईरा मतलब कौन से युग का बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें ये डिपेंड करता है कि इस ईरा का था या उस ईरा का था, लेकिन लाइफ तो था। वो प्लांट के रूप में रहे, एनिमल के रूप में रहे, पानी में रहे, ज़मीन पर रहे, हवा में रहे, वो बड़ी बात नहीं है। ये स्टोरी जो है, हम बायोलॉजी बुक जो पढ़ते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, वो सारा का सारा क्या बताता है? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, और ये केवल लाइफ नहीं बताता है, एवोल्यूशन के बारे में स्टोरी, इसकी स्टोरी जो है एवोल्यूशन से भी रिलेटेड है। एवोल्यूशन का मतलब कैसे? अब देखिए, अभी मैंने देखा है, बताया कि कैसे एक चाइल्ड में न फादर की कैरेक्टर पूरी तरह से आई, न मदर की आई, वो इवॉल्व हुआ कुछ और ढंग से, थोड़ा सा उसमें बदलाव आया। ये बदलाव लाखों साल, करोड़ों साल में ऐसे हो जाते हैं कि कुछ नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। डायनासोर खत्म हो जाते हैं, कुछ और हो जाते हैं। पहले के मैमोथ्स जो होते थे, मैमोथ माने एलिफेंट जैसे देखने में होते हैं, एलिफेंट नहीं थे, एलिफेंट से भी बड़े बड़े होते थे, वो इवॉल्व होकर आज एलिफेंट बन गए हैं। इवॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ कुछ जानवर ऐसे कोशिश करके, जैसे कि अब कॉकरोच के बारे में सोचिए। कॉकरोच बहुत ही पुराना जानवर है, करोड़ों साल हो गए उसको इस पृथ्वी पर, हमसे ज़्यादा पुराना है, लेकिन अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? वो इवॉल्व कर सकता है, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ में अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, इसलिए वो इतने युगों से जिंदा है और इवॉल्व करके उस इन्वायरमेंट में अपने को अडेप्ट करते रहता है। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों, फ्यूचर के हों, सारे के सारे लिंक्ड हैं विथ वन अनदर। कैसे? कॉमन जेनेटिक मटेरियल है। कॉमन जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है बताइए? एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, तो क्या है? कोई बता सकता है? मैं 1 मिनट पॉज करता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए। आया आइडिया? नहीं आया? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, जेनेटिक मटेरियल 2 तरह के होते हैं, डीएनए, आरएनए। तो कौन सा ले? डीएनए ले जेनेटिक मटेरियल या आरएनए ले? ये प्रश्न उठती है कि सब देखेंगे आप, मैक्सिमम एडवांस या मल्टी सेलुलर एनिमल्स में तो आपको डीएनए मिलेगा कुछ में, लेकिन आपको आरएनए भी मिलते हैं। तो आप न ही इसको कह सकते हैं क्या कॉमन, न ही इसको कॉमन बोल सकते हैं। तो कॉमन है कौन? कॉमन कहाँ तक है ये खोजना पड़ेगा, कौन नहीं है इसमें। अब देखिए, ये क्या है? डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोज, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड।
डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। RNA क्या होता है? तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो अब देखिए ये न्यूक्लिक एसिड जो है दोनों में, ये जो न्यूक्लिक एसिड मैं अभी लिख रहा हूँ, आप समझे, ये न्यूक्लिक एसिड जो पोर्शन है, ये दोनों में कॉमन हो गया। तो फिर हम क्या कहेंगे, कौन सा कॉमन आपको मटेरियल मिला, जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिजम्स? डीएनए नहीं, आरएनए नहीं, क्योंकि किसी में डीऑक्सी होता है, किसी में राइबोज होता है, सब में नहीं होता डीऑक्सी, सब में नहीं होता राइबोज। न्यूक्लिक एसिड वाला जो पोर्शन है सब में होता है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल हुज नेम इज क्या? न्यूक्लिक एसिड। तो ये याद रखिएगा। हाँ, वेरी, अब कभी कॉमन हो गया तो क्या सभी एक चीज हो गया? नहीं, कॉमन सबसे लोएस्ट फॉर्म में बताया कि ये इतना ही कॉमन होता है, बाकी स्ट्रक्चर जो है डीएनए फॉर्मेशन जो होता है जीन्स है, उसमें बहुत सारे अंतर होते हैं। यहाँ तक मैं बताया कि मान लीजिए हम हैं और एप्स है, तो हो सकता है हमारे बीच में कितने डिग्री का अंतर हो सकता है? तो हो सकता है हमारे बीच में 100 डिग्री का अंतर होता है, 100% का अंतर हो सकता है, 100 नहीं 50% का अंतर हो सकता है। वहीं पे हम ह्यूमन बींग्स की बात कहते हैं तो हमारे में 0.1% की डिफरेंस है। 100 नहीं बोला, प्रीमेट्स हम लोग तो है ना, तो कहीं ना कहीं तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में प्रीमेट्स कैसे हम लोग एक साथ मिल जाते हैं, वो बाद में आएगा एप्स के साथ में। लेकिन हम लोग तो कहीं ना कहीं मिलते हैं, कुछ ना कुछ परसेंट, तो कुछ परसेंट मिलते हैं, लेकिन बाकी सब वैरी करते हैं। तो वैरी इन डिग्री से हम लोग एक तरह सिमिलरिटी है। ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स, जिसको ह्यूमन बींग्स होमो सैपियंस कहते हैं, उसमें भी वेरिएशन है। कितने डिग्री की तो बताया, कितने परसेंट की? 0.1% की। तो इस तरह से हम लोग हिसाब करते हैं। तो ये था आपका क्या, द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जिसको कि हम बायोलॉजी कहते हैं। और उसमें हमने सीखा कि लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग। और लिविंग में हमने देखा दो भाग, एक तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग और एक देखा डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ लिविंग। कैरेक्टरिस्टिक तो लिविंग में जो है वो किसी और में भी मिल सकता है, या फिर किसी किसी लिविंग में ना हो। जैसे कि हमने देखा ग्रोथ, ग्रोथ ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा जो केवल लिविंग में है लेकिन कुछ लिविंग्स में नहीं है, तो उसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं। इन दोनों को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। तो कहेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज किसको किसको? तो मेटाबॉलिज्म को कहेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे, एंड कॉन्शियसनेस को कहेंगे। याद रखिएगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, वो केवल ह्यूमन बींग्स में, हम लिविंग की बात कर रहे थे। तो बात क्लियर कर लीजिएगा, लिविंग पढ़ रहे हैं हम लोग, ह्यूमन बींग्स नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गई? तो आज का चैप्टर ठीक से आपको समझ में आ गया होगा, तो उसको और किताब खोजने की जरूरत नहीं है। 2 बार अगर वीडियो देख लेते हो आप, ये सेक्शन जो है, ये जो सेक्शन में पढ़ाया हूँ वो आपके लिए नीट के लिए कंप्लीट है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। और अच्छा लगे अगर लग रहा है, मैं पिछला क्लास जो फर्स्ट क्लास जो था उसमें मैंने फिज़िक्स शुरू किया है, उसमें आपने बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाया, आपको पता चल रहा होगा कितने बेसिक्स से हम पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे बोर्ड फील कर रहे होंगे, कब पढ़ाएंगे अच्छी अच्छी टॉपिक जो कि वो देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन याद रखिएगा, सिंपल में जितना मार्क्स है उतना ही एडवांस में मार्क्स है, इसलिए मैं सिंपल से एडवांस तक पढ़ाऊँगा। बोर्डिंग फील करो, कांट हेल्प, आपको नीट क्रैक करवाना है, ये मेरा संकल्प है। तो फिर से थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि चैनल ग्रो करे, हौसला बढ़े और हम और भी आपको कैटर कर सकें अच्छी तरह से कॉन्टेक्ट। सो थैंक यू।